सोलियाना सच देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरिंदम। मिडिल ईस्ट में जंग अब और खतरनाक होती जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार छठी रात भीषण एयर स्ट्राइक हुई। इस बार अमेरिकी हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ईरान के दक्षिणी हिस्से में भी कई अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। चाबहार पोर्ट का कंट्रोल टावर और साथ ही हॉर्मुज़गान प्रांत के कई पुल और अन्य ढांचे हमलों की चपेट में आ गए। अमेरिकी सेना का कहना है कि मकसद ईरान की सैन्य और लॉजिस्टिक क्षमता को कमजोर करना है, जबकि ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला करार दिया है। अमेरिका और ईरान में लगातार छठी रात भयंकर एयर स्ट्राइक देखने को मिली। अमेरिकी हमलों के दौरान ईरान के कई शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गई। चाबहार, बंदर अब्बास, केश्म द्वीप और अहवाज में विस्फोट हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पुल को अमेरिका ने निशाना बनाया, जबकि अमेरिका का दावा है कि उसने सैन्य क्षमताओं पर हमला किया। लेकिन ईरानी मीडिया के मुताबिक दक्षिण पूर्वी शहर ईरान शहर के एयरपोर्ट के पास धमाके हुए और वहां मिसाइल गिरी। बंदर अब्बास में रेलवे जंक्शन पर हमला हुआ, जिसमें 2 कर्मचारी घायल हो गए। बंदर अब्बास में ही एक कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया गया, जिससे बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई और कई लोग घायल हुए। वहीं हॉर्मुज़गान प्रांत में बंदर खमीर के पास 2 पुलों पर भी हमले की खबर है। इन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई और 4 घायल हुए। नुकसान के बाद कई अहम सड़क मार्ग बंद कर दिए गए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान में हड़कंप मच गया। वहां के ऊर्जा मंत्रालय ने अपने नागरिकों से बिजली की खपत कम करने की सख्त अपील की है। दरअसल दक्षिणी ईरान में ऊर्जा से जुड़े बुनियादी ढांचों पर हुए अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का पावर ग्रिड भारी दबाव में आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले ही खुलकर कहा था कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर नहीं आया तो उसके बिजली घरों और पुलों को भी निशाना बनाया जाएगा। इधर ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान के घनीम में अमेरिकी एयर कंट्रोल रडार और हॉर्मुज में स्थित एक समुद्री निगरानी रडार को नष्ट कर दिया है। कुवैत में अमेरिकी सैन्य सपोर्ट सेंटरों पर ड्रोन हमले किए गए। जॉर्डन में तैनात अमेरिकी लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया गया, तो कतर में समुद्री पानी को मीठा बनाने वाला प्लांट को तबाह कर दिया गया। अमेरिका के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका जब भी और जहां भी मौका पाता है ईरान को चोट पहुंचाने और सिर्फ अपने हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इसलिए ईरान को हर हाल में आत्मनिर्भर बनकर खुद को और अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। तो वहीं ईरानी सांसद बेहनाम सईदी ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान पर जमीनी हमले जारी रखे तो अमेरिकी सैनिकों का कत्लेआम कर दिया जाएगा। दरअसल ईरान ने दावा किया है कि युद्ध विराम टूटने के बाद अमेरिकी हमलों में 50 लोगों की मौत हो गई, जबकि 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान में अमेरिका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। बहुत जल्द आप इस अभियान की मेहनत का नतीजा देखेंगे। लेकिन ट्रंप की धमकी के बीच ईरान ने यमन के हुती विद्रोहियों से कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के बिजली ढांचे पर लगातार हमला करता है तो वे बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने के लिए तैयार रहें। कुल मिलाकर भयंकर जंग जारी है। बीच का कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। हालांकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अमेरिका और ईरान के बीच तुरंत बातचीत फिर शुरू करने और युद्ध विराम बनाए रखने की अपील की है, लेकिन लगता नहीं कि अमेरिका रुकने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
ईरान के चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी हमले ने सिर्फ पश्चिमी एशिया की जंग को और खतरनाक नहीं बनाया है, बल्कि भारत की सबसे अहम रणनीतिक परियोजनाओं में से एक पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। चाबहार वो बंदरगाह जिसे भारत ने पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और रूस तक पहुंचने के लिए तैयार किया था, जहां भारत ने करीब $120 मिलियन निवेश का प्लान बनाया था। लेकिन अब अमेरिकी हमले में चाबहार के मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर और समुद्री ढांचों को नुकसान पहुंचा है। समझिए चाबहार पर अमेरिकी हमले से कितना नुकसान हुआ है। चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी हमला, भारत के प्रोजेक्ट को झटका। Gente tawar. Oh, baca jeti, baca. अमेरिकी एयर स्ट्राइक में चाबहार पोर्ट के कंट्रोल टावर को नुकसान। पाकिस्तान को बाईपास करने वाला रास्ता क्या अब थमेगा? ईरान के चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी हमले ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। ये पोर्ट सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक योजना का भी अहम हिस्सा है। लेकिन देखिए कैसे अमेरिकी हमले में पोर्ट के कंट्रोल टावर को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने हमले की फोटो साझा कर सनसनी और बढ़ा दी। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसका असर भारत के निवेश और व्यापार पर पड़ेगा, क्योंकि जिस चाबहार पोर्ट को भारत ने मध्य एशिया तक पहुंचने का नया रास्ता माना था, अब वही पोर्ट अमेरिका ईरान तनाव की चपेट में है। अमेरिकी हमले में चाबहार पोर्ट के मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर का टावर ध्वस्त हो गया। पिछले एक हफ्ते में इस टावर पर यह तीसरा हमला है जिसमें यह टावर धुआं हो गया। चाबहार पोर्ट की अहमियत यह है कि भारत यहां से पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सकता है। भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास के लिए $120 मिलियन निवेश किया। यही वजह है कि चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि भारत की कनेक्टिविटी का अहम हिस्सा है। इसका संचालन IPGL यानी भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कर रही थी। शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के विकास और संचालन में भागीदारी कर रही थी। लेकिन हमले के बाद अब नजर इस बात पर है कि नुकसान कितना हुआ और पोर्ट की गतिविधियां कितनी जल्दी सामान्य हो पाती हैं, क्योंकि चाबहार पर हमला व्यापार, कनेक्टिविटी और रणनीति पर सीधा असर डाल रहा है। चाबहार भारत की इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC योजना का अहम हिस्सा है। इस रूट के जरिए भारत को रूस, ईरान, कजाकिस्तान और मध्य एशिया तक कम दूरी वाला व्यापारिक रास्ता मिल सकता है। बिना चाबहार भारत के लिए लंबा समुद्री और जटिल रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। ईरान के पोर्ट पर हमले हुए तो अब गल्फ के 5 बंदरगाहों पर ईरान का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें जुबैल अली पोर्ट जो कि UAE में मौजूद है, मीना सलमान बहरीन में मौजूद है, शुआइबा पोर्ट जो कि कुवैत में, हमाद पोर्ट कतर में मौजूद है, किंग फहाद इंडस्ट्रियल पोर्ट है जो कि सऊदी अरब में है। और ऐसे में ये 5 अहम पोर्ट हैं। अगर इस पर हमला होता है तो आप समझिए भारी नुकसान होगा, क्योंकि इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। और इसीलिए अगर गल्फ के 5 बंदरगाहों पर ईरान अगर अटैक करता है तो वहाँ पर त्राहिमाम ही त्राहिमाम होगा, जिसमें जुबैल अली पोर्ट जो कि UAE में है, मीना सलमान बहरीन में है और शुआइबी पोर्ट जो कि कुवैत का अहम हिस्सा इसे करार दिया जाता है, हमाद पोर्ट कतर में है और किंग फहाद इंडस्ट्रियल पोर्ट है। और यहाँ से कई कनेक्टिविटी जो है वो मौजूद है। और इसीलिए आने वाले समय में अगर यह अटैक होता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना भारी नुकसान होगा।
भयंकर हमले, फिर अपना राष्ट्रगान, अपनी करेंसी, अब जनगणना की बात और 85% इलाके पर अलग प्रशासन। बलूचिस्तान से सामने आ रहे इन दावों ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आखिर क्यों बलूचिस्तान सालों से पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है? वहां चल रहे आंदोलन का मौजूदा सच क्या है? राष्ट्रगान, करेंसी और जनगणना कैसे दावों का असली मतलब क्या है? स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। बलूचिस्तान के मस्तूम के पास पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 45 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। पिछले 2 हफ्तों से भी कम समय में बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों पर ये तीसरा बड़ा हमला है। पाकिस्तानी सेना ने हमले की पुष्टि की है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बताई है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकलता जा रहा है। पहले बलूचिस्तान के राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज जारी किए गए। अब बलूचिस्तान की आजादी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने अपनी करेंसी बलोच फालूस जारी की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन दावों ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अलगावादी समर्थकों का कहना है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा और उसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्र प्रतीक और नई मुद्रा तक लॉन्च कर दी है। हालांकि बलूचिस्तान की ओर से जारी इन प्रतीकों को अब तक किसी भी आधिकारिक संस्थान ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन ये सीधे तौर पर पाकिस्तान के माथे पर पसीने लाने वाला है। बलूचिस्तान का प्रतिनिधि बताने वाले मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान अस्तित्व में आ चुका है। उनके अनुसार नए प्रशासन ने अपना राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, मा चुकेन बालूचानी और बालोच फालूस नाम की नई करेंसी भी अपना ली है, जिस पर महरेंग बलोच की फोटो लगी है। सोशल मीडिया पर वायरल एक बयान में बलोच नेता मीर यार बलोच ने दावा किया है कि बलूचिस्तान अब स्वतंत्र देश है और वहां के 85% इलाकों पर उनका कब्जा है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए घोषणा की है कि वो 2027 में पूरे बलूचिस्तान में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या और आवाज जनगणना कराएगा। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का दावा है कि यहाँ 6 करोड़ आबादी है। पहले राष्ट्रगान और अब अपनी करेंसी, फिर जनगणना। क्या पाकिस्तान के हाथ से फिसल रहा बलूचिस्तान? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। रोहित शर्मा के संन्यास की हलचलें तेज हो चुकी हैं। 19 जुलाई को लॉर्ड्स ग्राउंड में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेल सकते हैं। वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला पूर्व भारतीय कैप्टन के करियर का ये आखिरी मैच हो सकता है। मौजूदा फॉर्म रोहित शर्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है। इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैच में सिर्फ 11 और 26 रन ही बना पाए हैं। बीसीसीआई या फिर रोहित शर्मा की तरफ से अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है ऑफिशियल। 39 साल के रोहित शर्मा के माता पिता लंदन पहुंचे और सिलेक्शन कमेटी की नज़र 2027 वर्ल्ड कप पर है। हालांकि संन्यास का आखिरी फैसला रोहित शर्मा पर छोड़ दिया गया है। फिलहाल इंतजार है रोहित शर्मा की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। रोहित शर्मा को वनडे करियर की अगर बात की जाए तो अब तक क्या कुछ आंकड़े हैं वो भी हम आपको बता दें। 286 मैच उन्होंने खेले हैं, 278 पारियां और रन जो है 11,731 बनाए हैं। औसत की बात कर ली जाए तो 48.68 रहा है। स्ट्राइक रेट 92.90। शतक उन्होंने 33 लगाए हैं। अर्धशतक रोहित शर्मा ने 62 लगाए हैं और सर्वाधिक स्कोर उनका 264 रहा है। छक्के
63 लगाए हैं और चौकों की बात की जाए तो 1108 हैं। और अभी फिलहाल सभी की नज़रें रोहित शर्मा पर टिकी हुई हैं। हालांकि खबर ये भी है कि उनके पेरेंट जो हैं, यानी कि उनके माता पिता जो हैं, लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं और बीसीसीआई की भी नज़र है इस पर कि आखिर आखिरी फैसला, क्योंकि ये रोहित शर्मा का फैसला होने वाला है, रोहित शर्मा की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा, क्या वाकई उनका ये मैच जो है वो आखिरी मैच होगा करियर का, कई तरह के सवाल है। लेकिन नज़रें अभी इस वक्त सभी की रोहित शर्मा पर टिकी हुई है, क्योंकि आखिरी फैसला जो है वो रोहित शर्मा को करना है और इसीलिए लॉर्ड्स में ये जो मैच खेला जाएगा वो अपने आप में बेहद खास रहने वाला है। बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्कूली बच्चों को लेकर जा रहे एक वाहन को पैसेंजर ट्रेन ने लेवल क्रॉसिंग पर टक्कर मार दी है और इस हादसे में 3 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य छात्र गंभीर रूप से जख्मी हैं। रेलवे और प्रशासन की टीम हादसे की जांच में जुटी हुई है। मामला क्या है, रिपोर्ट दिखाते हैं। सुबह का वक्त, स्कूल जाने की तैयारी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये सफर कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्कूली बच्चों से भरे एक वाहन को यात्री ट्रेन ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा बहरमपुर थाना इलाके में कर्ण सुबर्ण और गोविंदपुर रेलवे स्टेशन के बीच क्रॉसिंग पर हुआ। प्राइवेट स्कूल का वाहन बच्चों को लेकर जा रहा था। इसी दौरान खुले रेल फाटक को क्रॉस करते समय सामने से आ रही पैसेंजर ट्रेन और स्कूल वाहन की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कूल वाहन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 3 छात्रों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ हादसा। गोविंदपुर रेलवे फाटक पर बड़ा हादसा। ट्रेन ने स्कूल वाहन को मारी टक्कर। हादसे में 3 बच्चों की मौत, कई घायल। रेलवे ने शुरू की हादसे की जांच। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग सबसे पहले राहत और बचाव के लिए पहुंचे और घायलों को वाहन से बाहर निकालने में मदद की। मुर्शिदाबाद के बहरमपुर में कर्ण सुबर्णा रेल फाटक पर ट्रेन ने स्कूली बच्चों को ले जा रही स्कूल वैन को टक्कर मार दी। हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे, पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल इस हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती तौर पर यह माना जा रहा है कि वाहन खुले रेल फाटक से गुजर रहा था, तभी अचानक ट्रेन आ गई। हालांकि दुर्घटना कैसे हुई और इसमें किसी तरह की लापरवाही हुई है या नहीं, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चल पाएगा। रेलवे और प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर खुले रेल फाटकों पर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ ही सेकंड की लापरवाही ने 3 मासूम जिंदगियां छीन ली। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर है, जिससे हादसे की असल वजह सामने आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस ने आतंकी संगठन पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पहले गिरफ्तार किए गए 8 संदिग्धों से पूछताछ के बाद एटीएस ने 5 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी गुजरात में ही विस्फोटक तैयार करने और देश के अलग अलग हिस्सों में हमले की साजिश रचने की तैयारी में थे। मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। गुजरात एटीएस को जैश ए मोहम्मद के कथित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएस ने उत्तर गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर इलाके से 5 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया। एटीएस के मुताबिक इन 5 के नाम पहले गिरफ्तार किए गए 8 संदिग्धों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जांच एजेंसी का दावा है कि ये सभी पिछले कई महीनों से एक दूसरे के संपर्क में थे और जैश ए मोहम्मद के लिए नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। जैश ए मोहम्मद के आतंकी नेटवर्क का खुलासा गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने किया गिरफ्तार। जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल पर बड़ी कार्रवाई, 5 और संदिग्धों को किया गिरफ्तार। खडियाल गांव से किया गिरफ्तार। आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की रिमांड।
गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान बड़े सनसनीखेज खुलासे भी हुए हैं। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने गुजरात में ही बम बनाने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने सुनसान इलाकों में विस्फोटक उपकरणों की टेस्टिंग भी की थी। बताया जा रहा है कि कई बार ट्रायल ब्लास्ट किए गए। एटीएस अब ये पता लगाने में जुटी है कि विस्फोटक बनाने के लिए सामग्री कहां से जुटाई गई, उसे कहां छिपाया गया और आरोपियों को आतंकी संगठन से किस तरह का निर्देश मिल रहा था। अदालत में एटीएस ने दावा किया है कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक ने टाइम बम बनाने की कोशिश की थी। एजेंसी ने पूछताछ के लिए सभी आरोपियों की रिमांड मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने सभी को 24 जुलाई तक एटीएस हिरासत में भेज दिया। जांच अधिकारियों के मुताबिक मामले में अभी कई अहम सबूत जुटाने बाकी हैं। एटीएस जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कथित साहित्य, विस्फोटक सामग्री और डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले जुलाई की शुरुआत में एटीएस ने इस मॉड्यूल से जुड़े 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन के लिए गुजरात में नेटवर्क खड़ा करने, युवाओं को जोड़ने और आतंकी गतिविधियों की तैयारी में लगे थे। फिलहाल एटीएस की जांच जारी है और एजेंसियां आरोपियों के देश विदेश में संपर्क, कथित हैंडलर्स और पूरे नेटवर्क की भूमिका की पड़ताल कर रही है। जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल पर गुजरात एटीएस की कार्रवाई लगातार जारी है। जांच आगे बढ़ने के साथ इस नेटवर्क से जुड़े कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वाराणसी के चौबेपुर थाना से हैरान करने वाला मामला सामने आया। महिला दारोगा रोशनी सिंह की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एक महिला को लगातार थप्पड़ मारती रही महिला दारोगा ने 8 सेकेंड में 5 थप्पड़ जड़े हैं। जमीन विवाद में महिला दारोगा ने थप्पड़ जड़ा है। महिला दारोगा ने कहा कि तंग आ गई थी और इसीलिए ये कदम उठाना पड़ा। आज तुम्हारा इलाज कर देती हूँ। चौबेपुर थाने में तैनात रोशनी सिंह ने महिला को 8 सेकंड में 5 थप्पड़ जड़ दिए। थाने में मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। घटना गुरुवार शाम 5 बजे की बताई जा रही है। इसका वीडियो आज सामने आया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महिला फरियादी के थाने में सरेआम पिटाई का ये मामला तूल पकड़ चुका है। डीसीपी प्रमोद कुमार ने महिला दारोगा को निलंबित कर दिया है और इसके साथ ही उन्होंने विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए हैं। उनके समर्थन में अब विपक्ष के कई बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की ओर से पवन खेड़ा ने जंतर मंतर पहुंचकर समर्थन जाहिर किया। इस बीच 20 जुलाई को संसद मार्च पर भी ऐलान जो किया गया है उसको लेकर भी पार्टियों की तरफ से समर्थन दिया गया है। तो दिल्ली के जंतर मंतर से पंकज वानखेड़े की स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 20 दिन से एक आंदोलन चल रहा है, अनशन चल रहा है, जिसको लीड कर रहे हैं अभिजीत दीपके। लेकिन दूसरी तरफ सोनम वांगचुक है जो सोशल वर्कर हैं, वो अनशन पे बैठे हुए हैं। लगातार इन तमाम लोगों की मांग है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आज 20वां दिन है और तस्वीरों में आप देखिए जो सोनम वांगचुक है वो अभी भी आपको यहाँ तस्वीर नजर आ रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल लीडर्स मिलने के लिए आ रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे हालचाल जान रहे हैं। और दूसरी तरफ हाई कोर्ट में जिस तरह से इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है, हाई कोर्ट ने भी कहा कि अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो उन्हें अस्पताल एडमिट करना चाहिए। अब सवाल लगातार ये भी बन रहा है कि क्या अनशन में सिर्फ जो है आयशा के जो छात्र हैं वो अनशन पे बैठे हैं, उसके अलावा सोनम वांगचुक तो अभिजीत दीपके ने क्यों नहीं अनशन किया है, ये भी लगातार सवाल है। लेकिन इसके अलावा तमाम जो लीडर्स हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डिंपल यादव हो या इसके अलावा कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तमाम लोगों का साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तमाम लोग और खुलकर समर्थन देंगे। लेकिन दूसरा 20 तारीख को एक महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन पार्लियामेंट मानसून सत्र की शुरुआत होगी और उस दिन ये तमाम लोग
जो है संसद का घेराव करेंगे, और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा होना चाहिए। ये अनशन लगातार चल रहा है, आज 20वां दिन, और देखना होगा आगे क्या कुछ रणनीति बदलती है। तो क्या जो संसद घेराव की बात की गई है वो पूरा होता है, या तो फिर जिस तरह से हाई कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य खराब होता है तो इन्हें अस्पताल भी एडमिट कर सकते हैं। कैमरामैन गौरव के साथ कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक की तरफ से अनशन बुलाया गया था। 20वां दिन है इस हड़ताल कहा जाए या आंदोलन का, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं सोनम वांगचुक अनशन पे बैठे हुए हैं, और उनके साथ कई छात्र भी बैठे हुए हैं, और तमाम लोगों की एक ही मांग है कुल मिलाकर कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अब धीरे धीरे अनशन का 20वां दिन है, और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स का भी सपोर्ट अब इस अनशन को मिलता नजर आ रहा है। मेरे साथ सीजेपी की तरफ से आशुतोष है। आशुतोष, क्या स्टेटस है अभी कुल मिलाकर स्वास्थ्य को लेकर, और आप लोगों की जो मांग है उसको लेकर क्या स्टेटस, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स क्या कह रहे हैं आप लोग मिलकर? ऑब्वियसली उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है, 9.5 किलो वजन लूज़ कर चुके हैं। 20वां दिन है अनशन का, तो आप समझ सकते हैं 59 साल के व्यक्ति हैं, शुगर लेवल स्लो हैं, बीपी लो है, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, चक्कर आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली हालत बहुत चिंताजनक है, और हम बहुत चिंतित हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर। पूरा देश चिंतित है, लेकिन सरकार को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनको शर्म नहीं आ रही है। 20 दिन हो गए हैं, आज तक एक बात करने के लिए कोई डेलीगेशन यहाँ पर नहीं आया। जो पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं, डिम्पल यादव आई, अरविंद केजरीवाल आए, संजय सिंह आए, आज पवन खेड़ा सुबह आए, इन तमाम नेताओं का क्या कहना है? समर्थन खुलकर मिल रहा है आपको? लोग समर्थन दे रहे हैं, सभी लोग कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन के बारे में समर्थन दे रहे हैं। सोनम जी की तबीयत को लेकर सब चिंतित हैं, सब सपोर्ट में खड़े हैं। पूरा देश इस समय सपोर्ट में खड़ा है, सिवाय भाजपा के आईटी सेल के और इस केंद्र सरकार के। इन लोग का ईगो इस देश के युवाओं से बड़ा हो चुका है, सोनम वांगचुक की तबीयत से ज़्यादा बड़ा हो चुका है, और ये ईगो तोड़ने के लिए ही हम यहाँ पर बैठे हैं। अगर सरकार नहीं मान रही, क्योंकि सरकार पूछ भी नहीं रही, आपसे बात भी नहीं कर रही, अगर नहीं मानती तो आगे क्या रणनीति होगी 20 तारीख के अलावा? देखते हैं, आगे देखा जाएगा। अभी तो 20 तक नहीं मानेंगे तो 20 को दिल्ली की सड़कों पे जो जनसैलाब आने वाला है उससे सरकार पूरी हिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ तक बात ना पहुँचे। थैंक यू बात करने के लिए। कैमरामैन सोनम वांगचुक के अनशन का आज 20वां दिन है, और लगातार भूख हड़ताल पर है। इसी को लेकर डॉक्टर नितिन हमारे साथ मौजूद है। सर, आज 20वां दिन है, क्या स्टेटस है वांगचुक जी का? और लगातार 20वां दिन हड़ताल कर रहे हैं, पानी ले रहे हैं सिर्फ, अभी स्थिति क्या है? आपने मेडिकल चेक किया, क्या कुछ निकल कर आया? उनकी स्थिति चिंताजनक ही है, क्योंकि 20वें दिन में कोई भी अनशन अगर करता है तो उनकी बॉडी रिस्पॉन्स ओनली सिर्फ पानी पे है, तो चिंताजनक हो ही जाती है। तो इसकी वजह से उनका अभी वेट लॉस जो हुआ है वो अराउंड 9.5 kg अप्रॉक्स हुआ है, और उनका एज है 59। इस एज में इतना वेट लॉस होना बहुत चिंता की बात है। उनका आज का वेट है 56.55, और उनका ब्लड प्रेशर है 108/68, हार्ट रेट है 72, ब्लड ग्लूकोज 80 है, और उनका ऑक्सीजन लेवल है 96%। लेकिन आज 20वां दिन तक किसी भी अनशन करने, जो भी अनशन करता है उसको ज़्यादा तकलीफ होने की परिस्थिति है। उसमें सर जो हैं हमारे ये लद्दाख से हैं, तो उनका बॉडी उस सिचुएशन में उस -डिग्री टेम्परेचर वहाँ रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में इन्होंने इससे पहले अनशन भी किया, लेकिन दिल्ली जैसे एटमॉस्फेयर में आप और हम जैसे लद्दाख में जाके हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो हमें हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो वैसे ही उनको यहाँ पे 40+ डिग्री सेल्सियस में, उसमें बारिश और हवा, ये सब का तकलीफ़ उनको हो रहा है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है यहाँ पे, आपको अब देख रहे हैं पसीना भी ज़्यादा रहा, तो इसका सबका इफ़ेक्ट, और उसमें ये अनशन कर रहे हैं, और ये 20वां दिन है। तो चिंता जी की थोड़ी सी हम, ये है 24 घंटे हम उनके, हमारी पूरी डॉक्टर की टीम ध्यान दे रही है, लेकिन उनका अभी आगे चल के और ज़्यादा दिन तक ये नहीं बढ़े, यही हमारी ये है कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जल्द से जल्द डिसीजन लेना चाहिए। उनका जो भी डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, वो अगर जल्दी होता है तो उनके शरीर के लिए वो ठीक रहेगा। अभी क्या इंटेक कर, सिर्फ पानी के अलावा कुछ? बस ओनली वाटर, बाकी दूसरा कोई इंटेक नहीं। हाईकोर्ट ने भी कहा अगर स्थिति खराब होती है अस्पताल लेकर जाएं, तो अभी क्या स्टेटस है? अभी चीज़ें नॉर्मलाइज है कि और क्रिटिकल होती नजर आ रही है? देखिए, अभी देखिए, माननीय हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा है उनके भले के लिए कहा है, वो अच्छी बात है। उसका इफ़ेक्ट हम आज हमें थोड़ा ये हुआ, जो कि सुबह और शाम जो डॉक्टर्स गवर्नमेंट के आते थे, तो वो डॉक्टर्स अलग अलग हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट अलग अलग हॉस्पिटल से अपॉइंट किए गए हैं, और वो हर दिन मीन्स एक ही डॉक्टर नहीं कर रहे हैं, अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आएंगे, तो उसका एक बेस्ट ये रहेगा। तो वो हाई कोर्ट की वजह से वो एक पॉजिटिव हुआ है। लेकिन मेन जो होना चाहिए
कि उनके अनशन का जो रीज़न है, जो उनका ये है कि वो जो उनकी डिमांड है वो अगर पूरी हो जाए तो सब प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए, क्योंकि वो अगर डिमांड गवर्नमेंट जल्द से जल्द पूरी करता है या कोई टॉक करता है तो बेटर रहेगा। बात करने के लिए कैमरामैन गौरव के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत की रेलवे यात्रा में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। हरियाणा के जिंद से देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जीरो एमिशन तकनीक से लैस ये ट्रेन स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। जींद रेलवे जंक्शन इतिहास के उन पलों का गवाह बना जब भारत ने स्वच्छ और आधुनिक रेल परिवहन की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया जहां हाइड्रोजन तकनीक आधारित रेल सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर 50 स्कूली बच्चों का एक विशेष डेलीगेशन भी अपने शिक्षकों के साथ जींद से सोनीपत तक के सफर का साक्षी बना। स्कूली बच्चों के लिए ये यात्रा सिर्फ एक रेल का सफर नहीं, भविष्य की तकनीक को करीब से देखने का अनोखा अनुभव रहा। 10 कोच वाली ये ट्रेन एक बार में करीब 2600 यात्रियों को सफर कराने में सक्षम है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलने वाली ये ट्रेन पूरी तरह जीरो एमिशन है। इस ट्रेन से कार्बन प्रदूषण नहीं होता। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में 10 कोच, ट्रेन में 682 सीटें हैं, 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। 14 स्टेशनों से होकर गुजरेगी ट्रेन। 89 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में तय करेगी। स्वच्छ ऊर्जा आधारित जीरो एमिशन तकनीक से लैस। पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन मोबिलिटी के लिहाज से इसे भारतीय रेलवे की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि भारत ने आज हासिल की है जो इसीलिए संभव हो पाई क्योंकि भारत के नेतृत्व ने एक ऐसा बड़ा संकल्प लिया कि हाइड्रोजन की पूरी टेक्नोलॉजी देश में विकसित करेंगे और आज ये दिन उस संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इस उपलब्धि के साथ भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां हाइड्रोजन ट्रेन की पूरी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूं। हाइड्रोजन ट्रेन केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, हरियाणा के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक परिवहन सुविधाओं की नई शुरुआत है। इससे स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य में रेलवे के कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में मदद मिलेगी। हाइड्रोजन ट्रेन की खासियत भी जानिए। हाइड्रोजन ट्रेन पानी यानी H2O से चलती है। ट्रेन के टैंकों में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। ईंधन सेल में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बिजली बनती है। पानी की भाप बाहर निकलती है। इससे कोई धुआं या प्रदूषण नहीं होता है। इसे ग्रीन या क्लीन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। 24 घंटे सेंसर आधारित मॉनिटरिंग, लीक और फ्लेम डिटेक्टर, ऑटोमेटिक दरवाजे, DC एयर कंडीशनिंग। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि जींद की धरती से विकास यात्रा का एक सुनहरा अध्याय जुड़ रहा है और ये परियोजना हरियाणा के विकास को नई रफ्तार देगी। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को केवल एक तिथि के रूप में नहीं बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद करेंगी जब जींद की धरती से विकास के संकल्पों को नई उड़ान भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है।
यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और ग्रीन एनर्जी के संकल्प का ही परिणाम है कि आज आपने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गौरव हरियाणा को दिया है, हमारे जींद को दिया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण पड़ाव बताते हुए कहा कि भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र होगा तब जींद, सोनीपत और हरियाणा का नाम गर्व के साथ लिया जाएगा। उन्होंने इसे भारतीय रेलवे की आधुनिक सोच और तकनीकी क्षमता का प्रमाण कहा। आज जींद का, हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। आपको याद होगा साथियों, आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जींद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। हाइड्रोजन ट्रेनों का नीला रंग केवल आकर्षक डिजाइन नहीं, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन वर्ष 2018 से जर्मनी में संचालित हो रही है और इसे ब्राइट नीले रंग में तैयार किया गया है। इसके बाद कनाडा, जापान और चीन में विकसित कई हाइड्रोजन ट्रेनों में भी नीले रंग का इस्तेमाल हुआ है। पहली हाइड्रोजन ट्रेन का रंग नीला क्यों है? दरअसल दुनिया की पहली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन जर्मनी में चली। साल 2018 से जर्मनी में चल रही है। ये ट्रेन ब्राइट ब्लू कलर में है। कनाडा, जापान और चीन में भी नीले रंग की ही ट्रेन है। नीला रंग आकाश और स्वच्छता का प्रतीक है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं, स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक तकनीक और टिकाऊ विकास की दिशा में भारत के बढ़ते कदमों का प्रतीक है। जींद से शुरू हुई ये यात्रा आने वाले सालों में भारतीय रेलवे के भविष्य की नई तस्वीर भी तय करेगी। ग्रीन मोबिलिटी, आत्मनिर्भर तकनीक और पर्यावरण संरक्षण के साथ भारत अब रेल परिवहन के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के पहले सफर का साक्षी बनने का मौका केवल स्कूली बच्चों को मिला है। सिलेक्टेड 200 स्टूडेंट्स ने ट्रेन में जींद से सोनीपत तक का सफर तय किया है। देखिए जींद से आंचल यादव की स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जींद वासियों को और खास करके देशवासियों को जींद से सोनीपत तक हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात दी है और तमाम लोग जो इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, बात करते हैं। आज जींद वासियों को हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात मिली है और कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो भारत से शुरू हुई। जी, पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन भारत में शुरू हुई है और हमारे जींद से सोनीपत तक ये चलेगी और इसकी सौगात जो आज मोदी सरकार ने जींद वासियों को दी है उसके लिए मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये भारत की एशिया की चौथी और वर्ल्ड की तो वैसे सबसे बड़ी ट्रेन है, सबसे पहली ट्रेन है जिसमें 10 बोगी के साथ इसको चलाया जा रहा है। एनडीए सरकार और मोदी सरकार की यही तो खासियत है, जो पॉसिबल नहीं है, जो इम्पॉसिबल जो लोग बोलते हों उसको पॉसिबल करके दिखाना। और आज उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया है कि एमिशन के रूप में H2 एमिशन होगा, जो थोड़ा सा भी पोल्यूशन नहीं होगा। सोचा था कि हाइड्रोजन ट्रेन मिलेगी जींद वालों को, वो भी नहीं सोचा था जी। हाँ, उन्हें की सौगात है जी ये मोदी जी की। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। और मोदी जी ने बिना बिजली के, बिना तेल के, पानी से रेल चला दी और इससे बड़ी सौगात मोदी जी अपने देश को क्या देंगे। विपक्ष के पास कोई बात बोलने के लिए वो विचार उस जो है ना वो उलझ ही रहा है, विपक्ष अपनी बातों में उलझ रहा है।
वो अपने देश का जो विकास है उसको देखकर खुश नहीं है। वो जो विकास की बातें करते हैं ना, विकास में वो चुप बैठना, अगर चुप बैठ कर देखता रहे तो मोदी जी अपने देश को वर्ल्ड के नक्शे पर ला देंगे। विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। डबल इंजन सरकार चल रही है बीजेपी की, बहुत अच्छा चल रहा है। उम्मीद नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते हम कितना बदला है। जींद कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। कोई नहीं पूछता था, यहाँ सिर्फ रैली करते थे और लोगों को मूर्ख बनाते थे। असल में जींद का विकास, जींद में रहते हैं। अब हम गर्व से कहेंगे हम जींद में रहते हैं। क्यों ऐसा क्या हो गया? क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश के बिल्कुल एकदम सुधार कर दिया, हमारे जींद का। सिर्फ एक रोहतक में थोड़ा बहुत काम किया था, जींद में किया था बीजेपी ने किया है। हाँ, कुमारी ये कुछ नहीं हमारे इसके लिए, जींद के लिए ये सिरसा की ओर थे, जींद के लिए मोदी है, सब कुछ मोदी है। मोदी जी है तो ये मुझे हैं। क्या लग रहा है इस बार पंजाब की स्थिति क्या होगी? ऐसे पंजाब से हमने कोई नहीं, मोदी होगा पंजाब में भी, पंजाब में भी मोदी ही मोदी होगा। कुछ भी हो, मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की जय। जो भी आज हाइड्रोजन ट्रेन का जो आयोजन हुआ है, जो चलाई गई है पानी से, यो एक विश्व के अंदर बहुत बड़ी बात है। आज तक का इतिहास है, हरियाणा प्रदेश में पहला एक हरियाणा प्रदेश है हिंदुस्तान के अंदर, जो कि मोदी जी ने उनके कर कमलों द्वारा, उनके आशीर्वाद से जो हाइड्रोजन ट्रेन जो चलाई है, यो स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा गया है। यहाँ पर देखिए, आप जनता को सुन रहे थे जो कि साफ तौर पर देखिए हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात मिलने पर खुश है और इसके साथ ही लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस बार पंजाब की जनता भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी। हालांकि ये तो देखिए वक्त बताएगा कि पंजाब की राजनीति किस ओर जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है हरियाणा सीएम के ओएसडी और सिंगर गजेंद्र फोगाट। बातचीत करते हैं। आज पहली भारत की हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा वासियों को, देशवासियों को मिली है, कैसे देख रहे हैं इस सौगात को? मैं तो एक कलाकार होने के नाते यही कहूँगा कि आज पूरी दुनिया में जो भारत का वैज्ञानिक युग शुरू होने जा रहा है, उसका इतिहास जींद में बना रहे हैं मोदी जी। तो मैंने गाना भी मेरा काफ़ी वायरल हुआ था, हो कि मोदी जी ने रेल चलाई, बिन बिजली बिन तेल चलाई, जींद बुटाना गोहाना लग, रेल कतिये ठेल चलाई, बन गया से इतिहास जींद में पाट्या चाड़ा से, हो लव यू मोदी जी तन्ने कति चाड़ा पाड़िया से, हो लव यू मोदी जी थमने कति चाड़ा पाड़िया से। मोदी जी कई बार हरियाणा आए हैं, बार बार हरियाणा वासियों को बुला लेते हैं। आज हरियाणा वासियों को 14,000 से ज्यादा करोड़ की सौगात मिली है, उसको कैसे देखें? मोदी जी हरियाणा के परिवार के बेटे हैं, हरियाणा उनका दूसरा घर है, मैं तो कह रहा हूँ पहला घर है। लेकिन है तो गुजराती ना। बेशक गुजरात, देखिए सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। मोदी जी हमारे साथ घर की तरह रहते हैं, हम मोदी जी के साथ घर की तरह रहते हैं। आज भारत का नाम उन देशों में शामिल हो गया है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन चलती है। सारे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई, सारे हरियाणा वासियों को बहुत बहुत राम राम और साधुवाद। हरियाणा सरकार लगातार कलाकार और संस्कृति को आगे बढ़ा रही है, कैसे देखें? आपको दिख ही रहा है सारे कलाकार कैसे नाच गा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने सभी कलाकारों को इतने प्यार से एक माला में पिरोकर मोदी जी के कार्यक्रम में प्रस्तुत किया है। सबको साधुवाद, सबको बधाई। आखिरी सवाल, विपक्ष कह रहा है कि विकास कहीं नहीं हो रहा, बच्चों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है और देश पीछे जा रहा है। हमें तो जुगनू बन के रात काटनी आती है, तुम्हारा क्या, तुम तो बड़े लोग हो, तुम्हें तो हर बात काटनी आती है। राम राम। तो देखिए हरियाणा सीएम के ओएसडी गजेंद्र जी को आप सुन रहे थे, जो कि एक कलाकार भी है। कैमरा पर्सन अरब के साथ काजल यादव, न्यूज़ इंडिया, जींद, हरियाणा। पीएम मोदी ने जालंधर दौरे पर 5,470 करोड़ की रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री ने यहां से 75 अमृत भारत स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार पंजाब में नहीं, लेकिन फिर भी हम राज्य के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पीएम मोदी ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस और साथ ही अमृतसर वाराणसी एक्सप्रेस ट्रेन, करतौली पंजाब अम्बाला एक्सप्रेस ट्रेन सेवा और दौलतपुर चौक करतोल पंजाब न्यू रेल लाइन का शुभारंभ किया। ये सेवाएं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के बीच संपर्क को और मजबूत करेगी।
विकास कार्यों को गति देते हुए अब यहां जालंधर से कई नई रेल सेवाएं शुरू की गई है। आज अमृतसर से काशी के बीच रेल सेवा भी शुरू हुई है। इससे गुरु रविदास जी के भक्तों के लिए पंजाब से काशी जाना और अधिक आसान हो जाएगा। आज दौलतपुर चौक और करतौली के बीच नई लाइन भी शुरू हुई है। करतौली से अंबाला के बीच नई रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई गई है। साथियों, आज ही लुधियाना बाईपास का शिलान्यास, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के एक और सेक्शन का लोकार्पण हुआ है। मैं ऐसे हर प्रोजेक्ट के लिए देशवासियों को और खास तौर पर पंजाब के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कुछ समय पहले मैं यहां श्री गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव का हिस्सा बनने आया था और आज हमारा जालंधर विकास के उत्सव का साक्षी बन रहा है। आज सुबह मुझे जिंद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने का अवसर मिला है। आज जिंद से ही मुझे कुरुक्षेत्र में एक भव्य सिख म्यूजियम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। ये म्यूजियम हमारी गुरु परंपरा को, गुरुओं के ज्ञान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। ये गुरुओं की शिक्षाओं, उनके बलिदान और सेवा की परंपरा को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने वाला प्रेरणा केंद्र बनेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में हाईकोर्ट में सुनवाई टली है। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में अब 25 अगस्त को अगली सुनवाई होगी और ये जो पूरा मामला है वो 13.37 एकड़ भूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर है और इसी को लेकर यहाँ पर सौंपने की मांग जो है वो दोहराई गई है। याचिकाकर्ताओं ने विवादित परिसर के संबंध में कार्य सेवा की अनुमति न देने का अनुरोध किया है। तो ये पूरा मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब देखने वाली बात कि अगली सुनवाई में कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणियां की जाती हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हमने माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका रखी कि 9 अगस्त 2026 को कुछ संगठनों द्वारा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा के लिए जो एक आह्वान किया गया था, हम उसका खंडन करते हैं, चाहे वो शाही ईदगाह का परिसर हो या कोई भी, क्योंकि मामला अभी न्यायालय के समक्ष है और याचिकाकर्ता होने के नाते हमें न्यायालय की न्याय प्रणाली पर संपूर्ण विश्वास है। हमें प्रसन्नता है कि माननीय न्यायालय ने हमारी याचिका को स्वीकार करते हुए डीएम मथुरा और एसएसपी मथुरा से एक सील्ड एनवेलप के अंदर रिपोर्ट मांगी है ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो
और जो असामाजिक तत्व श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुकदमे को खराब करना चाहते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बनी रहिएगा न्यूज इंडिया के साथ।